देखिए, विपक्ष ये जो आया है वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन का, ये मामला तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन व्यवहारिक कठिनाइयाँ अभी आएंगी। विपक्ष कभी ये विपक्ष होंगे, कभी वो विपक्ष होंगे। तो ये चंडीगढ़ का चुनाव देखा था, सिर्फ एक चुनाव, चंडीगढ़ का चुनाव देखा था। अब उसमें तीसरी आंख ने दिखा दिया तो साबित हो गया। आप अब एक चुनाव अगर गड़बड़ी है तो बड़ा सवाल नहीं है। ये कानून की दृष्टि से गड़बड़ नहीं है कि अगर एक बार गलती हुई तो सब हर बार गलती होगी। अच्छा, आप कभी सुने हैं कि जब भी मतदान होता है तो मतदान प्रतिशत 24 घंटे के अंदर आ जाता था, आयोग लेकर आता था। अब कितने घंटे बाद आता, आसानी से आयोग कह देता है कि नहीं, वो कि उसकी गणना हो रही है। अभी भी अगर गणना कर रहा आयोग तो क्या है, आप पक्ष रख रहे हैं। सरकार का आरोप यही है, विपक्ष का ये आरोप है। मैं सरकारी प्रवक्ता नहीं हूँ। गड़बड़ी करने आप भी करेंगे। मैं कोई गड़बड़ी हो ही नहीं रही। आप कोई साबित करिए। आप चंडीगढ़ चुनाव क्या था? चंडीगढ़ के चुनाव की आप बात करते हैं तो खाली एक है, सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे मामले पेंडिंग हैं, एक मामला ये भी चला जाएगा। सारे इलेक्शन एक साथ होने पर देश के लिए हर मामले में सही है। अगर आपके किसी काम में पारदर्शिता नहीं है तो आप चाहे जितने अच्छे तरीके से उसको करने का प्रयास करें, वो फिर स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। वो इसलिए कि यहाँ हिंदुस्तान की जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं उसमें अपनी विचारधारा के पालतू लोग बैठाए जाते हैं। बिल्कुल कतई देश हित में नहीं है वन नेशन वन इलेक्शन। मैं उसका भरपूर विरोध करता हूँ। इसको कतई नहीं होना चाहिए, वरना जिनके पास में ताकत है, जिनके पास में पैसा है, वो पूरे देश में तानाशाह हो जाएंगे और तानाशाही के तरीके से ये प्रजातंत्र बदल जाएगा। लेकिन राष्ट्रहित में किए जाने वाले कार्यों के प्रति अगर उसकी सोच पूरी तरीके से पॉलिटिकल हो जाए, मात्र स्वार्थ सिद्धि हो जाए, मात्र ये हो जाए कि नहीं हमको सिर्फ वो करना है जो हमारे फायदे के लिए, तो उनकी सोच पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। पिछली तमाम बार चावल की ऐसी तमाम हांडियां चढ़ी जिनको हम लोगों ने देखा, परखा, जाना है, अनुभव किया है कि आपकी सोच किसी भी मामले में बहुत अच्छी नहीं रही। हर बार आपने जो कुछ भी किया उसमें आपकी सोच कहीं ना कहीं राजनीतिक ज्यादा थी, राष्ट्रहित की कम थी। जब जनता के बारे में सोचना चाहिए, सरकार अपने खर्चे के बारे में सोच रही। जिस देश में 80 करोड़ परिवारों को मुफ्त राशन आप बांट रहे हैं, आपको ये अपनी कमजोरी नहीं दिखी कि आम पब्लिक को, आम जनता को राहत कैसे दी जाए? आप अपने फायदे की सारी चीजें कर रहे हैं। अगर आपको कानून लाना था तो 1 क्लास 1 फीस, 1 क्लास 1 कोर्स। आज मिडिल क्लास केवल अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, आप तो देख रहे होंगे शहर में जितने भी प्राइवेट स्कूल कुकुरमुत्ते की तरीके से खुले हुए हैं, कोई 10,000 ले रहा, कोई 15,000 ले रहा। मिडिल क्लास 2 बच्चों को पढ़ाना इस समय मुश्किल हो रहा। अरे भाई साहब, इनका जो इतिहास है अभी इन्हीं में जूतम पैजार होनी है। आप हमसे पूछिए तो हमें खाने में क्या पसंद है, हमें पहनने में क्या पसंद है, आप लागू करोगे। हिटलर का क्या अंत हुआ था, अंग्रेजों का क्या अंत हुआ था, बाकी आप जानते हैं। जैसे जब ये इन्होंने नोटबंदी करी, सोचा कुछ नहीं, चालू हो गए, नोटबंदी हो गई रात के 8 बजे। इलेक्शन अदर स्टेट्स में इधर उधर होते रहते हैं तो हम पूरी जोर से जनता को दबा नहीं पा रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं। वो निष्पक्ष नहीं कह सकते। निष्पक्ष तो कतई नहीं है, निष्पक्ष होने से कोई मतलब ही नहीं है। निष्पक्ष इनकी धारणा में ही नहीं कहीं लिखा हुआ है निष्पक्ष। हर मामले में वही नेहरू, हर मामले में वही इंदिरा गांधी। हम कहते हैं इंदिरा गांधी से गलती हो गई, चलिए हो गई। सवाल यह कि उस गलती से हमने सीखा क्या, वो हम सीख कुछ रहे नहीं हैं। अब आप एक चीज़ देखिए, जैसे इनको ये नहीं बता पाए कि जो जितने बिल आए उनका फ़ायदा क्या हुआ। आगे पे बात करिए, ये शुरू से आखिरी तक सुबह व्हाट्सएप पे भेजा जाता, 2 लाख ग्रुप बने हुए, 2.5 लाख सुबह व्हाट्सएप पे भेजा जाता कि आज कान पकड़ना, आज कान पे बात होगी। भाई उनके पास पकड़ना इंतजाम है ना इतना सब भेजने का इंतजाम। आप एक चीज बताइए, जब पूरा सरकार उन्होंने अपने आप में कैप्चर कर रखी, अभी आप ही ने बताया कोई विरोध नहीं कर, वही चला रहे हैं कैप्चर। सिर्फ 2 लोग आपके नेता जो वॉशिंग मशीन में जाके धुल जाते हैं, जिन पर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप हैं, और भाजपा में जाने के बाद वॉशिंग मशीन में आकर के धुल जाते हैं, वो सब अच्छे हैं। आपका अपना नेता कौन है बताइए, जो दूसरी पार्टी से न लाए हों? जी, जो हमारे वहाँ नेता आते हैं, भ्रष्टाचारी भी आ जाते हैं, जो हमारी विचारधाराओं से जब सहमत होते हैं तभी हम उनको रखते हैं और हमारे अनुरूप वो चलते भी हैं। विपक्ष सवाल इसलिए खड़े कर रहा है कि आपका जो पिछला इतिहास है तो उसको देखते हुए आपकी मंशा पे उसको शक है, इसलिए सवाल खड़े कर रही है। थोपने वाली बात नहीं होनी चाहिए। इसके लाभ हानि पर गंभीरता से चर्चा पार्लियामेंट के मेंबर हमारे करें और निष्पक्ष रूप से अगर इससे देश के हित में तमाम इसके प्रावधान आते हैं
कैसे वो मैनेज करेंगे सरकार बताएगी पार्लियामेंट में कि कैसे वो करना चाहते हैं, क्या उनकी मशीनरी होगी, कैसे करेंगे। कि ये बिल जो सरकार लाई है उसकी बहुत सोची समझी रणनीति है ये, कि हमको जो है शासन बिल्कुल चाइना की तरह करना है, एक आदमी चलाए देश को। आशंका अभी जब जिस स्टेट में जिसकी सरकार होती है उस स्टेट का इलेक्शन कमीशन उसी के इशारे पे काम करता। अभी हमने देखा उपचुनाव चल रहे थे, काफ़ी मीडिया चैनल्स पे न्यूज़ दिखाई जा रही थी कि विपक्ष के लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा। देश की संसद में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पास आज पेश कर दिया गया और उसको लेकर अब बहस होनी है। उसके बाद ये पास होगा या फिर गिरेगा ये भविष्य बताएगा, लेकिन ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से लाया गया ये बिल, चूंकि बहुमत की सरकार है, इसे ज़रूर वो पास करा लेगी। अब इसको लेकर विपक्ष जो है बड़े सवाल खड़े कर रहा है कि ये तानाशाही को लेकर ये बिल लाया गया है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इस बिल के तमाम फायदे हैं, तमाम आर्थिक जो बोझ चुनावी खर्च होता था उससे कहीं न कहीं राहत मिलेगी। क्या कुछ है इस बिल को लेकर बुद्धिजीवियों की राय? तो सीतापुर के बार एसोसिएशन में पहुंची है आई इंडिया की टीम और तमाम बुद्धिजीवी सीनियर वकील मौजूद हैं, उन्हीं से आज इस पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इस बिल को लेकर वो क्या सोचते हैं। तो शुरुआत इधर से ही कर लेते हैं और बाद में आकर के जो सीनियर एडवोकेट्स हैं उनसे इस पर और समीक्षा व्यापक भी करेंगे। पहला मेरा सवाल कि जो बिल आया है, बिल के आप क्या फ़ायदे देखते हैं और विपक्ष जो सवाल खड़ा कर रहा है उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, विपक्ष ये जो आया है वन नेशन वन इलेक्शन का, ये मामला तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन व्यवहारिक कठिनाइयाँ अभी आएंगी। और रही विपक्ष की बात, तो विपक्ष तो विरोध करने के लिए ही है, उसको तो करना है और करना भी चाहिए। लोकतंत्र में विपक्ष का भी एक महत्व है। अगर सन आज़ादी के काफ़ी सालों तक चुनाव होते भी रहे हैं, ऐसा बाद में किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ कि अलग अलग चुनाव होने लगे। अब है क्या, जब चुनाव एक साथ होंगे तो एक बार में ही व्यवस्था करनी पड़ेगी, एक बार के खर्चे में काफ़ी कुछ खर्चा बचेगा। मैन पावर के जो स्कूलों के जो मास्टर वगैरह हैं, शिक्षक हैं, जो कर्मचारीगण हैं जिनकी ड्यूटी लगती है, बार बार के चुनाव में जो व्यवस्थाएँ करनी पड़ती हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात है। बस पास हो जाए तो अच्छी बात है और ये देश की ज़रूरत भी है। लेकिन एक बताइए कि आप कह रहे हैं कि अच्छी बात है, आपको नहीं लगता विपक्ष जिस तरीके का आरोप लगाता है कि सत्ता पक्ष सरकारी दुरुपयोग कर लेता है? अब एक साथ जब चुनाव होंगे तो जिसकी सत्ता होगी, आज मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और कई राज्यों में सरकारें हैं, कल को पलट भी सकता है, तो ऐसे में इसका दुरुपयोग करने के बड़े चांस होंगे, सरकारी मशीनरी का प्रयोग करने के बड़े उनके चांस होंगे। देखिए, विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, अभी तक कोई आरोप साबित नहीं कर पाया है कि सत्ताधारी दल जो है वो कोई पक्षपातपूर्ण व्यवहार करता है। रही बात विपक्ष, कभी ये विपक्ष होंगे कभी वो विपक्ष होंगे, तो ये चंडीगढ़ का चुनाव देखा था, सिर्फ एक चुनाव, चंडीगढ़ का चुनाव देखा था, अब उसमें तीसरी आंख ने दिखा दिया तो साबित हो गया। आप मुझे बताइए, ये जो बार बार ईवीएम अब एक चुनाव अगर गड़बड़ी है तो बड़ा सवाल नहीं है, ये कानून की दस्तक गड़बड़ नहीं है कि अगर एक बार गलती हुई तो सब हर बार गलती होगी। अच्छा, आप कभी सुने हैं कि जब भी मतदान होता है तो मतदान प्रतिशत 24 घंटे के अंदर आ जाता था, आयोग लेकर आता था, अब कितने घंटे बाद आता? आसानी से आयोग कह देता है कि नहीं, वो कि उसकी गणना हो रही है। अभी भी अगर गणना कर रहा आयोग तो क्या है? ऐसा है, ये तो हमेशा से होता आया है कि जो लोग 5 बजे तक की जो गणना होती थी, उसके बाद जितने लोग प्रोविंस में आ जाते थे उनकी वोट डालते थे, तो देर से भी आती थी। ऐसा नहीं कि अब कितने घंटे बाद बताना? अब एक सिर्फ विरोध करने का ही मकसद है। कितने घंटे में बताना चाहिए? आप भी वही करना चाहते हो, सब लोग विरोध कितने घंटे में बताना चाहिए? मुझे लगता है 9 बजे तक हमेशा आती थी। अब आपको पता है 48 घंटे बाद भी नहीं बता पा रहा आयोग कि है क्या है। तो मुझे लगता है आपको इसके लिए आयोग से बात करनी होगी। आप पक्ष रख रहे हैं, सरकार का आरोप यही है, विपक्ष का ये आरोप है। मैं सरकारी प्रवक्ता नहीं हूं, मैं जो व्यवहारिकता है मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं सरकार मुझे कुछ देती नहीं, ना विपक्ष मुझे कुछ देता है। विपक्ष इसीलिए कह रहा है कि सरकार दुरुपयोग करती है, आयोग उनका है, आयोग मनमानी करेगा, सरकारी मशीनरी मनमानी करेगी, ये विपक्ष ही तो कह रहा है। भाई देखिए, आयोग जिनका बताया जा रहा है और जो बता रहे हैं, आयोग उनका भी रहा है और बहुत दिन तक रहा है। वो गड़बड़ी करने आप भी करेंगे? मैं कोई गड़बड़ी हो ही नहीं रही।
आप कोई साबित करिए। आप चंडीगढ़ चुनाव क्या था? चंडीगढ़ के चुनाव की आप बात करते हैं तो खाली एक है उदाहरण। आप मुझे बताइए ईवीएम कभी पकड़ी गई हो, ईवीएम के खिलाफ कभी कोई, बहुत पूरे मौके मिले ईवीएम के लिए उनको। एक मामले को लेकर कोर्ट आदेश पारित करता है और ये माना जाता है सुप्रीम कोर्ट अगर किसी मामले का आदेश पारित करता है वो एक नजीर बन जाती है, उसी पे कानून बन जाता है और वही लागू किया जाने लगता है। और आप कहते हैं एक मामला है। ये आप कह रहे हैं, बीइंग एडवोकेट मैं कहता हूं कि हर मुकदमे की तथ्य परिस्थितियां अलग होती हैं और सुप्रीम कोर्ट की जो एक रूलिंग होती है वो हर जगह लागू नहीं होती है। इसको तो हम लोग रोज सामना करते हैं। तो एक बार गड़बड़ी हुई उसको माने ना कि गड़बड़ी हुई? नहीं, गड़बड़ी जो है वो उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने सही कर दिया और सुप्रीम कोर्ट को तो पावर है। अगर उनको लगता है, भाई विपक्षियों को लगता है और उन्होंने किए भी हैं, सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे मामले पेंडिंग हैं, एक मामला ये भी चला जाएगा। तो देखिए मुकुल मिश्रा जी का कहना है कि जो वन नेशन वन इलेक्शन बिल लाया जा रहा है ये सही है और इसको वो सही ठहरा रहे हैं और विपक्ष का काम है विरोध करना। और भी साथी हैं, आप क्या मानते हैं इसको? पहल तो अच्छी है, अब आगे क्या होता है, कैसे ये बिल को सुचारू रूप से चलाते हैं। पहल अच्छी है, इससे हर तरीके से लाभ होगा और जल्द से जल्द हम लोगों को नतीजे मिलेंगे। पहल अच्छी है, नतीजे मिलेंगे जल्द से जल्द, पहल अच्छी है। आपका क्या कहना है? जी, वन नेशन वन इलेक्शन ये अच्छी सोच है भारतीय जनता पार्टी की, जो उन्होंने ऐसा कदम उठाया है कि सारे इलेक्शन एक साथ होने पर देश के लिए हर मामले में सही है। चाहे वो जब देखो तब इलेक्शन, जब देखो जब जैसे इलेक्शन कहीं एमपी का, कहीं एमएलए का, कहीं प्रधानी का, कहीं पार्षद का, कहीं किसी का, बहुत सारे पूरे साल सारा इलेक्शन ही हुआ करता है देश में। तो एक बहुत बड़ी बचत होगी हर चीज़ की। छुटकारा मिलेगा जो साल भर चुनाव होता है। साल भर चुनाव होता है उसका छुटकारा मिलेगा और देश में हर कार्यालय में कैंडिडेट लगा दिए जाते हैं तो उनको भी फुर्सत मिलेगी, कामकाज होगा देश का, देश उन्नत करेगा। देखिए ये अच्छी पहल बता रहे हैं, चूंकि कहना है कि जो साल दर साल चुनाव होते थे, छोटी इकाई से लेकर और बड़े चुनाव अब एक साथ होंगे तो उससे जो चुनाव दर चुनाव होते थे उससे छुटकारा मिलेगा, जो आर्थिक बोझ देश पर पड़ता था उससे भी कमी आएगी। लेकिन इसके कई जो मायने निकाले जा रहे हैं, इसको लेकर जो विसंगतियां हैं उसको भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इससे दिक्कतें क्या क्या आएंगी। तो हम चाहेंगे जरा सा सीतापुर के वरिष्ठ अधिवक्ता बीके सिंह जी हैं, आपको लगता है जो ये बिल लाया गया है इसके आप क्या मायने निकालते हैं? धन्यवाद पंकज जी, बहुत मौजूद विषय आपने उठाया है, आज बिल आया है, जरूर इस पर डिबेट होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि एक शब्द आया है पारदर्शिता। अगर आपके किसी काम में पारदर्शिता नहीं है तो आप चाहे जितने अच्छे तरीके से उसको करने का प्रयास करें वो फिर स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। पारदर्शिता पर सवाल है सरकार की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और पारदर्शिता तभी आएगी जब उसको इम्प्लीमेंट करने वाला आदमी ईमानदारी के साथ में इम्प्लीमेंट करे। अगर इम्प्लीमेंट करने वाला व्यक्ति दुर्भावनाग्रस्त है या अंदर उसके कुछ और चल रहा है, बाहर कुछ और है, तो आप चाहे जो व्यवस्था बना दीजिए सब गलत होगा। हमारे हिसाब से ये हिंदुस्तान देश हमारा विविध संस्कृतियों का है, विभिन्न भाषाओं का है, विभिन्न धर्मों का है, इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन की बात बिल्कुल गलत है और कतई इसका गलत इफेक्ट पड़ेगा। एक आदमी अगर इतना ताकतवर हो गया, ये बात आपको भी संभवतः याद हो या न हो, मिसेस इंदिरा गांधी के टाइम पर भी ये कहा गया था कि साहब वन इलेक्शन वन वो किया जाए, तो ये हुआ कि नहीं साहब, पूरा उसका डिबेट किया गया था और डिबेट में ये आया कि एक आदमी के हाथ में अगर सत्ता केंद्रित कर दी जाती है तो फिर उसका दुरुपयोग होने के चांसेस 100% हो जाएंगे। यही विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है कि तानाशाही हो जाएगी। गलत नहीं कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है विपक्ष सवाल। रही के बात है, ये कोई मुकदमा नहीं है कि जो आपको तथ्य साबित करना है, आपको केवल पारदर्शिता दिखानी है, आपको साबित नहीं करना है कि कोई बेईमानी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रेपुटेशन पूरे वर्ल्ड में बहुत अच्छी थी, आज की रैंकिंग देखिए डाउन हो गई है।
वो इसलिए कि यहाँ हिंदुस्तान की जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं उसमें अपनी विचारधारा के पालतू लोग बैठाए जाते हैं। तो वो और ये संवैधानिक जितनी भी संस्थाएं बनी थी ये इलेक्शन को ही चेक करने के लिए मुख्य रूप से बनाई गई थी। देश हित में नहीं है, कतई नहीं है, बिल्कुल कतई देश हित में नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन, मैं उसका उनका भरपूर विरोध करता हूँ। इसको कतई नहीं होना चाहिए, वरना जिनके पास में ताकत है, जिनके पास में पैसा है, वो पूरे देश में तानाशाह हो जाएंगे और तानाशाही के तरीके से ये प्रजातंत्र बदल जाएगा। जिनके पास ताकत है, जिनके पास पैसा है, वो इसका दुरुपयोग करेंगे। एक तरफ आवाज़ उठ रही है ये देश हित में है, तो दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि ये बिल पास होने के बाद देश में दुरुपयोग होगा, तानाशाही का दौर आ जाएगा और वो तानाशाही का दौर कहीं ना कहीं अपने कब्जे में पूरी व्यवस्था को करने का प्रयास किया जाएगा। कुछ और कह रहा हूँ, एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, जो लोग ये सरकार भी इस तर्क का सहारा ले रही है और उनके समर्थक लोग भी सहारा ले रहे हैं कि जब देखिए तब चुनाव, या जब देखिए इसमें बड़ा पैसा खर्च होता है। श्रीमान जी, प्रजातंत्र का जो शेप देने की कल्पना की गई थी संविधान के बनाते समय, वो ये नहीं की गई थी। उसमें अर्थ कहीं नहीं था, उसमें पैसे का कहीं कॉलम नहीं था कि नहीं कितने पैसे खर्च होंगे, तब पारदर्शिता आएगी। आप 8,000 करोड़ का विमान हमारे प्राइम मिनिस्टर ले सकते हैं, नई सांसद बन सकती है, आप समझ रहे हैं। तो चुनाव अगर अनफेयर हो गए, एक भी कैंडिडेट अगर अनफेयर चुन लिया गया, तो आप समझिए कि फिर ये आपका कॉन्सेप्ट बेकार हो जाएगा कि साहब बहुत पैसा लगता है, बहुत डिस्टर्बेंस होता है, बहुत वो होता है। इसलिए देश हित में, संविधान हित में यही है कि ठीक है चुनाव में कमियां हैं, उन कमियों को दूर करना चाहिए, लेकिन जो संघीय ढांचा बनाया गया है हमारे हिंदुस्तान का, वो अलग अलग मतों का है, अलग अलग शासन तंत्र का है। इसलिए उसके लिए सबसे उचित यही है कि आप डिफरेंट चुनाव कराइए, जो व्यवस्था चल रही है उसको सही कराइए। पैसे का कोई कंसीडरेशन नहीं होना चाहिए, कितना पैसा इसमें खर्च हो रहा है, भले दूसरे कामों में रोक दिया जाए, लेकिन चुनाव बिल्कुल फेयर होना चाहिए और चुनाव के लिए पैसे की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये जो सोचते हैं वो गलत सोचते हैं। बिल्कुल, जो पैसे की बात आ रही थी कि पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है, इसलिए एक साथ चुनाव जब कराया जाएगा तो कम से कम पैसे की बचत होगी। जहाँ तक पैसे का सवाल है, जब नई संसद बनी तो तमाम सवाल खड़े किए गए कि कितना दुरुपयोग किया गया जब पुरानी संसद अभी मौजूद थी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, हमारे सहयोगी और अधिवक्ता भी हैं अरविंद मोहन मिश्र, उनसे जानकारी लेंगे, चूँकि वो कई चुनावी सभाओं को कवरेज करते होंगे। जब विपक्ष की चुनावी सभा को कवरेज के लिए जाते हैं और सत्ता पक्ष की चुनावी सभाओं का कवरेज करते हैं, तो अंदाज़ा लग जाता पैसे का कहाँ दुरुपयोग हो रहा है या पैसे का कहाँ खर्चा हो रहा है, कहाँ ज़्यादा खर्चा हो रहा है। वो आप देखते होंगे जब चुनावी सभाओं को संबोधित करते होंगे, वहाँ जाते होंगे कवरेज के लिए, तो पैसे की जो बात आ रही है, जब एक पास सत्ता आ जाएगी, एक हाथ में आ जाएगी, वही निर्धारण करेगा कि अब चुनाव होंगे अब नहीं होंगे। ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये जो तर्क है ये सही है? देखिए पंकज जी, जहाँ तक मैं महसूस करता हूँ, सरकार राष्ट्र हित में कार्य करे ये हर एक की इच्छा होती है, लेकिन राष्ट्र हित में किए जाने वाले कार्यों के प्रति अगर उसकी सोच पूरी तरीके से पॉलिटिकल हो जाए, मात्र स्वार्थ सिद्धि हो जाए, मात्र ये हो जाए कि नहीं हमको सिर्फ वो करना है जो हमारे फायदे के लिए, तो उनकी सोच पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। जैसा हमारे अभी लर्नेड सीनियर ने भी यहाँ पे एक बात रखी कि खर्च को एक आधार बनाया जा रहा है। खर्च मात्र एक आधार नहीं है, हर चुनाव में चुनाव खर्च की सीमा भी तय है। अब उस पर तो कभी ध्यान दे नहीं पाते। हर चुनाव में आपकी मशीनरी जिस तरीके से पैसा खर्च करती है, उसमें किस तरीके से पैसों का दुरुपयोग होता है, इस पर अंकुश स्वयं लगा नहीं पाते। आपके द्वारा किए गए चुनाव हमेशा सवालों के घेरे में रहते हैं। हमारे पास मोबाइल है, हम मोबाइल रखे रहते हैं तब भी हमारी बैटरी डिस्चार्ज होती है। आज तक इन सवालों का जवाब कोई नहीं दे पाया कि जो वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन चुनाव वाले दिन 25%, 30%, 40% खर्च के बाद 65% और 63% पर आने के बाद सील की जाती है, जिस दिन काउंटिंग होती है उस दिन वो 99% पर कैसे आ जाती है। इन पर चिंतन करें ना। वन नेशन वन इलेक्शन सही है, मैं इसको बिल्कुल
खराब नहीं कहता, लेकिन मंशा आपकी सही हो। अगर सिर्फ और सिर्फ मंशा राजनीतिक है कि हम केंद्र में बैठकर सत्ता में हैं, पूरे देश के चुनाव को अपने हिसाब से संचालित करें, अपने हिसाब से करें, अगर यह सोच लेकर अगर लाया जा रहा है तो उचित नहीं है। अभी कैसे सवाल खड़े कर सकते सोच पर? अभी चूंकि अभी तो लागू नहीं हुआ, या वो कहेंगे कि हमारी तो मंशा अच्छी है, हम कैसे सवाल खड़े कर सकते हैं? ऐसा होता है कि जब चावल की हांडी चढ़ती है तो हर चावल अलग अलग दाब कर नहीं देखा जाता। पिछली तमाम बार चावल की ऐसी तमाम हांडियां चढ़ी जिनको हम लोगों ने देखा, परखा, जाना है, अनुभव किया है कि आपकी सोच किसी भी मामले में बहुत अच्छी नहीं रही। हर बार आपने जो कुछ भी किया उसमें आपकी सोच कहीं ना कहीं राजनीतिक ज़्यादा थी, राष्ट्रहित की कम थी। आपने चोला पहनाने का काम जरूर किया, चूंकि आपका पुराना इतिहास बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए शक और शंका है। हम ये नहीं कह रहे कि अभी आप बिल्कुल सब आप खराब हो जाएगा, हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन पुराने अनुभव अच्छे नहीं हैं, इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल शक की गुंजाइश क्यों हो रही ये कह रहे हैं, क्योंकि पुराने अनुभवों का आधार ले रहे हैं। एक एक सवाल और छोटा छोटा लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ऐसे में लगता है कि अगर ये बिल पास हुआ तो यूपी का जो चुनाव होना है 27 में, क्या वो जा सकता है 29 में लोकसभा चुनाव के साथ? बिल्कुल जा सकता है। अगर भाई वन नेशन वन इलेक्शन कानून बन करके आ गया तब तो चला ही जाएगा। आप क्या मत मान? नहीं, इसमें बहुत से फैक्टर्स हैं। अभी 2.5 साल के लिए महाराष्ट्र में एक मुख्यमंत्री बनाया है, इसके प्रति भी कुछ सोच हो सकती है कि ये 2.5 साल का टेन्योर हमको काट लेना है, उसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन की तर्ज पर जाकर उधर थोड़ा जल्दी करा देंगे, इधर थोड़ा लेट कर देंगे। ऐसे तमाम स्टेट्स हैं, उन्होंने सीन तैयार कर रखा होगा। 2.5 साल की मुख्यमंत्री पद उनको जो दिया है फडणवीस साहब को, हो सकता है कहीं इनमें ये सब सोच शामिल हो। वो एक बहुत बड़ी स्टेट है अर्थ के मामले में, ये तमाम चीजें होंगी दिमाग में, ऐसा नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि शक पुराना इतिहास देखकर पैदा है। सोच अगर बहुत साफ दिली से, बहुत पारदर्शिता के साथ, जैसा मेरे लर्नर सिंह ने कहा, अगर सब चीजें लाई जाती, पुराना इतिहास भी उनका अगर बेहतर होता तो शायद हम लोग आज ये चर्चा नहीं कर रहे होते। ये नहीं है, मतलब केवल ये कहने के लिए नहीं कि हम विरोध करने के लिए विरोध करें, उनके अच्छे कामों का समर्थन करना है। इनकी सोच अच्छी है, वन नेशन वन इलेक्शन एक अच्छी सोच की चीज है, लेकिन आपका चूंकि इतिहास अच्छा नहीं है, इसलिए इसमें भी मुझे कहीं ना कहीं वो राजनीतिक गंध आपकी वो नजर आ रही है, राजनीतिक बू नजर आ रही है। देखिए सवाल खड़े कर रहे हैं, चूंकि शक की गुंजाइश है, कहना है कि आपका इतिहास सही नहीं है, यानी भारतीय जनता पार्टी सरकार का जो कार्यकाल है वो सही नहीं है। ये सवाल सीतापुर के तमाम बुद्धिजीवी उठा रहे हैं। आप इससे सहमत हैं या असहमत हैं? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन अपने आप में जो है प्रिंसिपली करेक्ट है। कई एंगल हैं, एक मॉनेटरी एंगल है। अगर मॉनेटरी एंगल से देखें तो देश का हित है, बहुत सी धनराशि या पैसा जो किसी न किसी रूप में खर्च हो जाता था डेवलपमेंट के लिए यूज़ हो सकता है। लेकिन इलेक्शन या कोई भी बिल हमेशा डिस्प्यूट में रहता ही है और पार्टी उसे अपने अपने नज़रिए से हमेशा तय करती है। बिल अच्छा है, विरोधी अगर आप देखेंगे पास्ट हिस्ट्री जो बताती है कि उसमें कोई ना कोई नुक्स निकालती है। चाहे वही पक्ष सत्ता में हो, विपक्ष में आता है, वो भी यही काम करता है। तो ये मानसिकता अपने आप में जो है गलत है। इस मानसिकता के साथ किसी भी बिल को, किसी भी सुधार को देखने की आज के पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं उनकी आवश्यकता है कि देश के हित में अगर अच्छी चीज़ है तो उसे यस करें, अन्यथा उसका विरोध अवश्य करें। लेकिन ये आज हो नहीं पा रहा है, देश का दुर्भाग्य है। और मैं तो कहता हूँ कि साहब अगर अभी तो शुरुआत है, अभी तो डिबेट होएगा, उसके अच्छे बुरे गुण देखे जाएंगे, उसके बाद तय होगा कि ये एक्ट आएगा भी कि नहीं आएगा, संशोधन के साथ आएगा या इसी रूप में आएगा। अभी प्री मैच्योर स्टेज है, अभी इस पर सोचना विचार करने की आवश्यकता है। अभी सवाल ना खड़ा करे विपक्ष। नहीं, हम ये नहीं कहते हैं अगर डिबेट ही या मुंह बंद कर लें, ये उचित नहीं है। डिबेट होना ही चाहिए और अच्छी बुरी चीज़ें तभी निकलती हैं जब पूरा समझ लिया जाए। समझ लेने के बाद।
देखिए पूरा अभी समझना होगा ये कहना है, और आगे बढ़ते हैं और तमाम अधिवक्ता साथी हैं उनसे बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करेंगे। तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं बिल को लेकर और पक्ष में भी तर्क है कि ये बिल कितना पक्ष का है और इससे क्या क्या लाभ होगा। आप क्या मत रखते हैं? देखिए, बहुत अच्छी बात है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, सहमत मैं भी हूँ कि खर्चा कम किया जाए। लेकिन देश का दुर्भाग्य देखिए, जब जनता के बारे में सोचना चाहिए सरकार अपने खर्चे के बारे में सोच रही। आज क्या आवश्यकता पड़ गई कि वन नेशन वन इलेक्शन? जिस देश में 80 करोड़ परिवारों को मुफ्त राशन आप बांट रहे हैं, आपको ये अपनी कमजोरी नहीं दिखी कि आम पब्लिक को, आम जनता को राहत कैसे दी जाए? आप अपने फायदे की सारी चीजें कर रहे हैं। अगर आपको कानून लाना था तो 1 क्लास 1 फीस, 1 क्लास 1 कोर्स। आज मिडिल क्लास केवल अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, आप तो देख रहे होंगे शहर में जितने भी प्राइवेट स्कूल कुकरमुत्ते की तरीके से खुले हुए हैं, कोई 10,000 ले रहा, कोई 15,000 ले रहा। मिडिल क्लास 2 बच्चों को पढ़ाना इस समय मुश्किल हो रहा। ये खर्चा बचाना जरूरी था कि 2-2.5 हजार करोड़ रुपए मात्र रखो। आप चेक करें पूरे चुनाव का, एक लोकसभा चुनाव का खर्चा चुनाव आयोग का चेक करें तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा नहीं, 2-2.5 हजार करोड़ रुपए का खर्चा आता। 8,000 करोड़ का आप अपने लिए बोइंग खरीद रहे हैं, 20,000 करोड़ रुपए आप सेंट्रल विस्टा में खर्च कर रहे हैं नई संसद बनाने के लिए। वो आपको अव्यय नहीं लग रहा, आपको सिर्फ चुनाव अव्यय लग रहा। दूसरी चीज़, 2 प्रदेश के आप चुनाव करा नहीं पा रहे हैं, वहाँ आपके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। आप पूरे देश के चुनाव की बात कर रहे हैं। आपने ईवीएम का क्यों लिया कि भाई हमारा समय बचेगा? पहले 2-2, 3-3 दिन मतगणनाएं चलती थी। आज आप रिजल्टें नहीं दे पा रहे हैं। मुझे नहीं लगता 9-10 बजे के बाद किसी केंद्र में ज़्यादा मतदान होता होगा, लेकिन 72 घंटे के बाद आप वेबसाइट पे अपनी दिखा रहे हैं कि इतना वोट प्रतिशत हुआ। 3 दिन बाद फिर आपका चेंज हो जा रहा है। आपके मुताबिक शक है बहुत सारी बातों को लेकर? बिल्कुल, आप एग्जैक्ट मान के चलिए, जैसे कहा ही गया था माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा, तोते चुनाव आयोग के अध्यक्ष की भर्ती के लिए माननीय मुख्य न्यायाधीश जो पहले हुआ करते थे, आप हो गए, आपका कैबिनेट मिनिस्टर हो गया, एक विपक्ष का। अरे 3 लोगों को वोट डालना, 2 लोग में थपथपा लेंगे, हो गया। कहां से आप पारदर्शिता ला रहे हैं? आपको 2 विपक्ष के करने चाहिए थे, एक अपना लाना चाहिए था, नीट एंड क्लीन, तब चुनाव होता। 2 आप ही बैठ रहे हो, तो आप कैसे कह सकते हो कि चुनाव आयोग आपका बिल्कुल पारदर्शिता से काम कर रहा है? तो जब आप इतने सवाल खड़े कर रहे हैं, जब ये बिल पास हो जाएगा तो क्या कर सकती सरकारें आगे चल के, और क्या कर सकती है आपके मुताबिक? अरे भाई साहब, इनका जो इतिहास है, अभी इन्हीं में जूतम पैजार होनी है। इनके जितने मुख्यमंत्री हैं, ज़्यादा जोगी मत उजाड़, ये एक साथ चुनाव करा ही नहीं पाएंगे। कोई 2.5 साल हो रहा, किसी को 1-1.5 साल हो रहा। अरबों रुपया खर्च करके मुख्यमंत्री बने हैं, विधायक बने हैं, वो इनके में विरोध आएगा। अभी आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार के जो अपना दल के एक मंत्री जी हैं, उन्होंने बयान दिया है। आपको लगता है कहीं विरोध कोई कर पा रहा है? जिसको चाहते उसको मुख्यमंत्री बना देते हैं। किसी भी स्टेट में आप जाइए, मुख्यमंत्री को डिप्टी सीएम बना देते हैं, और डिप्टी सीएम को मुख्यमंत्री बना देते हैं। उत्तराखंड में 3-3, 4-4 मुख्यमंत्री बदल देते हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया का पत्ता साफ कर देते हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जैसे मुख्यमंत्री को, जिसके दम पर वहाँ सरकार बनाई, उनको हटा दिया, और भाजपा में एक नए पैसे का विरोध नहीं हुआ। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि विरोध होगा या यहाँ जूतम पैजार चलेगी? इनके शिक्षक कौन रहे? आप इनके इतिहास के बारे में जानिए। जब देश पूरा आज़ादी का आंदोलन, आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, तब ये क्या कर रहे थे? मुखबरी कर रहे थे। तो इनके शिक्षक जो थे वो अंग्रेज थे, डिवाइड एंड रूल। इनको कब किसको बनाना, कब किसको हटाना, पूरी तरीके से इन्होंने 2 लोगों की पार्टी मात्र है ये। कोई कहे कि यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है, मुझे नहीं लगता है। सिर्फ 2 लोग जो फैसला लेते हैं वही पूरे देश में लागू हो जाता है। आप हमें बताइए, काले कानून 3 किसानों, भाई किसान, हम एडवोकेट हैं, आप हमारे लिए कोई प्रोटेक्शन बिल लेके आ रहे हैं, हमें नहीं पसंद है, हमें नहीं पसंद है, तो आप हमें क्यों दे रहे हैं? आप हमसे पूछिए तो हमें खाने में क्या पसंद है, हमें पहनने में क्या पसंद है, आप लागू करोगे। हिटलर का क्या अंत हुआ था, अंग्रेजों का क्या अंत हुआ था, बाकी आप जानते हैं। देखिए, बड़े कड़े सवाल पैदा किए जा रहे हैं, और ये भी बुद्धिजीवियों की ओर से ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हमने जो डिबेट की उसमें से पक्ष में कितने थे और विपक्ष में कितने थे, ये तो आप देख करके ये डिबेट अंदाज़ा लगा लेंगे। लेकिन सवाल इस बात का है कि ज़्यादातर लोग सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और इतिहास को बता रहे हैं कि वहाँ गड़बड़ी होने की ज़्यादा संभावनाएँ हैं। अब और आगे बढ़ते हैं और सीनियर वकील गण हैं, उनसे बातचीत करेंगे।
आपने सुना होगा अपने साथियों को, दोनों पक्षों को आपने सुना, क्या कहना चाहेंगे? भाई देखिए, हमारा सिंपल कहना ये है कि इनके पास सिवाय जुमले के और कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक जुमला है, वन नेशन वन इलेक्शन। सवाल इस बात का है कि इससे क्या क्या नुकसान होंगे, इसके बारे में इन्होंने कुछ सोचा ही नहीं है। जैसे जब ये इन्होंने नोटबंदी करी, सोचा कुछ नहीं, चालू हो गए, नोटबंदी हो गई रात के 8 बजे। उसके बाद इन्होंने जितने भी बिल पास किए, उससे कोई तत्व में हिंदुस्तान में, हमारे भारत में कोई अच्छाई पैदा हुई हो तो आप बता दीजिए हमको। क्योंकि ये न तो डिस्कशन में बिलीव करते हैं और न ये कोई डिस्कशन करना चाहते हैं। इनका मानना ये है कि जैसे स्वयंभू आदमी सरकारें होती हैं आपकी, उस टाइप की स्वयंभू सरकार एक आपकी चल रही है और वो अपने चल रही है, उसको जो समझ में आ रहा है वो कर रही है। अच्छा या बुरे से इनसे कोई लेना ही देना नहीं है, इनको जो अच्छा लग रहा है वो ये कर रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने एक जुमला छोटा सा फेंक दिया कि वन नेशन वन इलेक्शन, और एक ये जोड़ दिया कि साहब इसमें पैसे कम खर्च होंगे। अरे भाई, पैसे कम खर्च होंगे या ज़्यादा होंगे या क्या होगा क्या नहीं होगा, एक बात जो कह नहीं पा रहे हैं वो बोल नहीं रहे हैं, वो दबी ज़बान में इनके अंदर पेट में फंसी हुई है। वो ये है कि इलेक्शन अदर स्टेट्स में इधर उधर होते रहते हैं तो हम पूरी जोर से जनता को दबा नहीं पा रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं वो, जो उनके मन में है कि जब एक बार हम बैठ गए, अब 5 साल तक चुनाव। आप मुझे एक बात ये बताइए, ये तो मान लीजिए हमने आपको बात बताई, तो क्या अभी तक जो चुनाव करा रहे हैं उसमें दबा ले रहे हैं कहीं कहीं? पूरे भाई, मैं तो आपको बता दूं कि यहाँ तक लोगों का मानना था जब 19 के चुनाव में ये जीते हैं कि अघोषित इमरजेंसी चल रही थी। ईडी आपकी क्या कर रही थी? तो आपके सामने है, आप ही लोग छापते हैं। ईडी है, वो जितनी भी आपकी संस्थाएं हैं, जिसके घर पहुँच गए उसको छापा मार दिया, उसको पकड़ लाए, उसको फलाना किया। ऐसे हमने तो हिंदुस्तान को चलते कभी देखा नहीं। आज क्या हो रहा है? आज क्या हो रहा है? जहाँ पे ज़रा आपका एक पूरा एक्ट बना हुआ है कि 1991 के बाद जो भी ये रिलीजियस वो है, उसमें कोई कोर्ट जो है वो पाबंदियाँ लगी हुई हैं, नहीं कर सकती हैं। कोर्टें, लोअर कोर्टें भी कर रही है। अब सुप्रीम कोर्ट जाके चेता है तो उसने एक साहब रूलिंग अपनी दी है, तो कुछ कोर्टों पे अंकुश लगा है, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स पे, कि भाई ऐसे मामलों में फट से सर्वे ना चालू कर दीजिए। अभी संभल में क्या हुआ? संभल में इतना बड़ा सब इंतज़ाम हो गया, जो बड़ी वाली मस्जिद थी, अब कहीं फिर 1-2-4 मूर्ति निकल आई, फिर मामला बढ़ रहा है, उबल रहा है। अब कब दगेगा ये प्रभु जानता है, हम तो जानते नहीं। तो इस तरीके से ये लोग काम करते हैं। तो आप काम पर सवाल उठा रहे हैं कि जो इनके काम है उसके आधार पर ये बिल निष्पक्ष नहीं कह सकते? निष्पक्ष तो कतई नहीं है, निष्पक्ष होने से कोई मतलब ही नहीं है। निष्पक्ष इनकी धारणा में ही नहीं कहीं लिखा हुआ है निष्पक्ष। जो वॉट एवर दे वॉन्ट दे विल डू इट, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। अच्छा, उधर से भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कहती है कि इंदिरा गांधी के तानाशाही सरकार का जिक्र करती है कि हम उसके मुकाबले कहीं नहीं हो, हम पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देखिए, वो भी मैं आपको बता दूं कि वो क्यों कहती है। सवाल ये, आप मुझे एक बहुत छोटा सा प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं और सबसे पूछ रहा हूं कि किसी भी देश को आपने ये देखा है कि वो बजाय आगे तरक्की करने के वो पीछे की तरफ की बातें करे और उसके बाद वो आप सोच रहे हैं क्या तरक्की करेगा? मेरी समझ से तो वो गर्द में जाएगा। अरे भाई, आदमी का बच्चा मर जाता है, कोई दुर्घटना हो जाती है, आदमी कहता है भाई इसको छोड़ो, अब चलो भाई आगे चढ़ो, आगे बढ़ो, आगे देखो, जो हो गया वो हो गया। हम तो नहीं देखते कि इनके साथ ऐसा कुछ है। हर मामले में वही नेहरू, हर मामले में वही इंदिरा गांधी। हम कहते हैं इंदिरा गांधी से गलती हो गई, चलिए हो गई। सवाल ये कि उस गलती से हमने सीखा क्या? वो हम सीख कुछ रहे नहीं हैं। देखिए, ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं। एक सेकंड साथी से भी ले लें। क्या कहेंगे? आप सबके तर्क सुने होंगे, आपको क्या लगता है? ये तो विरोध की एक जो भावना है अदर पार्टीज़ की, उस भावना को तो कभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि जो कुछ भी अच्छा बुरा, जो कुछ अच्छा आता है उसकी भी बुराई करना है। हमारे हिसाब से ये जो बिल लाया गया है ये बहुत ही ऐतिहासिक कदम है
और ये हमारे संविधान के अनुरूप भी है। हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि इस तरीके से इलेक्शन बार बार कराया जाए। विपक्ष कह रहा है कि आप नोटबंदी कराए, विपक्ष कह रहा है आप जीएसटी बिल लाए, विपक्ष कह रहा है आप किसान बिल लाए और फिर सब में पीछे हटे, सब में संशोधन किए। उसका लाभ आपसे पूछना चाहता है, लाभ क्या क्या हुए? नहीं, ये चीज़ देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन पे जब हम लोग बात कर रहे हैं तो अदर मुद्दों पे बात अभी नहीं हो सकती। हमें सिर्फ वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पे बात करनी है। वो जो मुद्दे हैं, संभल का मुद्दा या कहीं अदर मुद्दे हैं, वो अलग मुद्दे हैं। इस पे हमें बात अगर बिल पे बात करें जो पहले हो चुका है, जो काम सरकार कर चुकी है आपकी तमाम, वो कह रही फ़ायदा क्या हुआ? जैसे आज 11 साल की सरकार केंद्र की हो गई, मान लीजिए आपकी 7 साल की ये होने जा रही है प्रदेश की। वो कह रही जो आपने बिल आप लाए थे उससे फ़ायदे पूछ रहे हैं कि फ़ायदे क्या क्या हुए? अब फ़ायदे तो हम इस बारे में खैर अभी बहुत नहीं बता पाएंगे कि क्या क्या फ़ायदे हुए, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन का जो बिल आया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है। जो बार बार इलेक्शंस होते थे, ये हर साल में 2 बार 4 बार इलेक्शन में ही पार्टियां जूझती रहती थी, उससे निजात मिलेगी। जनता के काम होंगे, जनता के काम नहीं हो पाते हैं। 3.5 साल जो 5 साल में 3.5 साल इलेक्शन में ही जुटी रहती हैं पार्टियाँ। जनता के काम सब पीछे रहते हैं। जब नेताओं से पूछा जाता है कि भाई ये काम आपने अपने उसमें दिया था, तो कहते हैं कि भाई ये इलेक्शन हो जाए। अगला इलेक्शन आता है तो कहते हैं ये इलेक्शन हो जाए फिर मैं ये करवा दूंगा। तो इस हिसाब इस तरीके से और तमाम खर्चे होते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। वन इलेक्शन बहुत अच्छा बिल आया है। हमारे रामनाथ कोविंद जी जो पूर्व राष्ट्रपति हमारे, वो जो इसको बहुत सोच समझ के इन्होंने तैयार किया है और बहुत ही गहन इस पे मंत्रणा की गई है, तब ये बिल तैयार हुआ है और ये पास होगा। आपके पड़ोस से ही पूछ लेते हैं, कितना सही कह रहे हैं? अब आप एक चीज़ देखिए, जैसे इनको ये नहीं बता पाए कि जो जितने बिल आए उनका फ़ायदा क्या हुआ। आगे पे बात करिए। ये शुरू से आखिरी तक सुबह व्हाट्सएप पे भेजा जाता, 2 लाख ग्रुप बने हुए, 2.5 लाख सुबह व्हाट्सएप पे भेजा जाता था कि आज कान पकड़ना, आज कान पे बात होगी। भाई उनके पास पकड़ना इंतजाम है ना इतना सब भेजने का? इंतजाम। आप एक चीज बताइए, जब पूरा सरकार उन्होंने अपने आप में कैप्चर कर रखी है, अभी आप ही ने बताया कोई विरोध नहीं कर, वही चला रहे हैं कैप्चर, सिर्फ 2 लोग। आप समझिए ट्विटर ने अभी काम बंद करने के लिए, मुख्यमंत्री जो अलग अलग प्रदेशों में, आपको याद होगा ब्लैकबेरी एक कंपनी थी, फोन कंपनी, भारत में उसने काम करना क्यों बंद किया? इन्हीं की नीतियों की वजह से। ट्विटर ने भी इनसे कह दिया था कि हम आपकी नीति, क्योंकि आप किस भाई, आप भारत के लोगों को बांध सकते हो, एलन मस्क को तो नहीं बांध सकते। तो कह रहे हैं सरकार हमारी नीतियां माननी पड़ेगी। तो लोकतांत्रिक, फिर आप अभी संविधान सभा का, अभी आपने संविधान दिवस मनाया, फिर आप ये क्यों कर रहे हैं? आप बता, इंदिरा जी ने तो चलिए घोषित की थी इमरजेंसी, आपने तो अघोषित कर रखी। बिजली कर्मचारी आंदोलन न कर पावे, एस्मा लगा दिया। पूरी सरकार 7 साल से एस्मा पे चल रही है। वो कह रहे हैं अभी इस बिल पे बात करिए। बिल पे क्या कह रहे हैं? इंदिरा जी को अगर आप गलती उनकी मानते हैं तो उनसे सीखने की कांग्रेसियों को जरूरत है। बीजेपी से क्या सीखे? सीखे तो कांग्रेस। सरकार किसकी है? सरकार कांग्रेस। सरकार तो बीजेपी की है। तो कांग्रेस सीखे क्यों? कांग्रेस अपनी जो ये तानाशाही बता रही है कि ये बीजेपी तानाशाही कर रही है ना, तो ये पहले अपने इतिहास को देखे ना, कितनी तानाशाही हुई है अब तक। ये लोग कह रहे हैं उसी इतिहास पे आप न चलिए। नहीं, बिल्कुल नहीं चल रही है। बीजेपी सरकार तो बिल्कुल तानाशाही पे नहीं है। जो लोग कहते हैं कि तानाशाही कर रही है, कतई गलत है। अभी आपने उसमें कहीं भी डिप्टी सीएम को सीएम बनाना, सीएम को डिप्टी सीएम बनाना, 5 बजे अदालत का वो कर देना, सुनवाई कर देना, ये क्या है? ये पार्टी का इंटरनल निर्णय है। वहाँ की जो संगठन है वो संगठन निर्णय करता है कि किसको मुख्यमंत्री बनना है और किसको उप मुख्यमंत्री बनना है। ये वहाँ का संगठन निर्णय करता है। कह रहे हैं क्या गारंटी होगा भारतीय जनता पार्टी तब नहीं निर्णय लेगी जब आप कानून बिल ले आएंगे, पास करा लेंगे? वन नेशन वन इलेक्शन एक बिल्कुल अदर मुद्दा है। उस पर इन सारी राजनीतिक मुद्दों से बिल्कुल अदर मुद्दा है और ये राष्ट्र हित में है और ये होना चाहिए बिल्कुल, और ये होगा। जरूर कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। देखिए, इनके पास एक ही नारा है, ये कहते हैं कि दूसरी बात न करिए। आखिरी में इन्होंने एक नारा छेड़ दिया, मोदी हैं तो मुमकिन है। ठीक है, अभी मोदी जी की सरकार है, मोदी जी की चल भी रही है और अच्छी बात है, उन्हीं के सहारे इनकी नैया भी पार हो रही है। पूरा आपने सुना होगा, संक्षेप में बताइए क्या बोलो आप निकालते हैं आप? ये बिल जो आ रहा है हमारे हिसाब से बिल्कुल सही है। इसमें सबसे प्रमुख बात ये है जो पब्लिक का नुकसान हो रहा है। बार बार चुनाव होते हैं, बार पैसा तो खर्चा ही होता है, विकास भी देश का रुक जाता है, हर साल चुनाव। तो फिर ऐसा करें, एक ही अध्यक्ष बने या कार्यकारिणी न बनाएं, एक ही आदमी निर्णय कर ले। ये अभी
लागू होने से पहले अभी अध्यक्ष जी कहने लगे कि महामंत्री जी अड़ंगा लगा रहे हैं हमारे निर्णयों में, और खाली अध्यक्ष जी बनाए, बाकी निर्णय हम लेंगे। अरे जैसे अड़ंगा तो इनका लगाना काम है, ईवीएम पे मुद्दा लगा रहे हैं, ईवीएम खराब है। 2004 से 2014 तक इन्होंने नहीं बोला ईवीएम खराब है। आप बताइए, 2014 से 4 से 14 तक शासन किया, इनको विपक्ष में बैठना बहुत मुश्किल पड़ रहा है, सीधी बात ये है। तो आप पूरा इनका सब विपक्ष खत्म करना चाहते हैं? नहीं, खत्म हो जाएंगे ये, ऐसे चलेगा। हर अच्छी चीज़ का अगर विरोध करेंगे तो स्वयं खत्म हो जाएंगे, खत्म करने नहीं पड़ेगा। इनके नेता ही ऐसे हैं और कार्यकर्ता तो वैसे होंगे ही। आपके नेता जो वॉशिंग मशीन में जाके धुल जाते हैं, जिन पर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप हैं, और भाजपा में जाने के बाद वॉशिंग मशीन में आकर के धुल जाते हैं, वो सब अच्छे हैं? आपका अपना नेता कौन है बताइए, जो दूसरी पार्टी से न लाए हों? जी जी, जो हमारे वहाँ नेता आते हैं, भ्रष्टाचारी भी आ जाते हैं, जो हमारी विचारधाराओं से जब सहमत होते हैं तभी हम उनको रखते हैं और हमारे अनुरूप वो चलते भी हैं। एक भी भ्रष्टाचार का आरोप बताइए। अच्छा, पहले डाका डाला है, फिर आकर के आपके यहाँ विचारधारा बदल जाए, आपका अपना हो जाएगा। कांग्रेस की सरकार ने बहुमत की सरकारें 35 बार गिराई हैं भाई साहब, 35 बार। तो यही तो कह रहे हैं, जो कांग्रेस ने गलती की वो भाजपा क्यों कर रही है, यही तो सब सवाल उठा रहे हैं। हमने कहीं गिराया ही नहीं, कोई गलती ही नहीं है। आपने गिराया नहीं किसी को? नहीं, और आपको बताएं, अगर इतने हम खराब होते तो तीसरी बार चुन के आते। विपक्ष तो कह रहा आप घर फोड़ू हैं, तीसरी बार चुन के आते। पहले इसका जवाब दें आप। अगर इतने हम खराब होते, जनता हम मतलब हमारे काम से खुश ना होती, तो तीसरी बार, अभी देखिए चौथी बार, ये 50 साल इनको विपक्ष में बैठना पड़ेगा। जिस तरीके व्यवस्था बना ली, ऐसी व्यवस्था नहीं, जिस तरीके सरकार कार्य कर रही है उससे लग रहा है इतनी जल्दी ये शासन में आने वाले नहीं है। देखिए, यही वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है, जो उन्हीं के समर्थक ने समझा दिया कि 50 साल तक विपक्ष को कोई मौका नहीं मिलने वाला है। कानून बिल आएगा और 50 साल तक विपक्ष सोच भी ना पाए कि सत्ता में वो आएंगे। जी, अब हाँ, एक मैं बात कह दूं कि ये जो इलेक्शन का बिल आया है, इसमें इलेक्शन मोदी जी ना सरकार नहीं कराएगी, इलेक्शन कराना चुनाव आयोग का काम है। मोदी जी सरकार नहीं है, मोदी जी सरकार हैं, लेकिन वो इलेक्शन नहीं कराएंगे, इलेक्शन चुनाव आयोग कराएगा, उसका काम है। कहाँ आपने किसको रखा उसमें, जिनको आपने बनाया? वही तो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि वहाँ भी जो आपने आयोग में जिन जिन को रखा, जो नियुक्तियाँ होती थी, उसको भी तो आपने रद्दोबदल कर दिया। अब वो नियुक्तियों पे सवाल उठाएंगे अगर, तो नियुक्तियाँ कैसे होती हैं इस पे तो चर्चा अलग हो जाएगी, दूसरा विषय हो जाएगा। ठीक, जो नियुक्तियों की बात आप करें, अगर कहीं गड़बड़ है, आप लोगों किसी को गड़बड़ लग रहा है, कोर्टें बनी हैं, सुप्रीम कोर्ट जाइए आप, कोर्ट पे तो विश्वास रखो कम से कम। इनको कहीं विश्वास नहीं है। काम शुरू नहीं हुआ, विरोध करना शुरू। अरे पहले देख लीजिए, और कोई काम करेगा, 10-20 काम होंगे, 2-4 गलत भी हो जाएंगे। कितने गलत हो जाएंगे? हो सकते हैं, सुधार होगा। जो काम गलत हुए उसमें सुधार किया गया, संशोधन किए गए। देखिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने स्वीकार भी कर ली कि जब काम होंगे 2-4 गलत हो जाएंगे, उसमें सुधार भी कर लेंगे। चलिए, इसी गुंजाइश में रहेंगे, बहुत सारे लोग इसी उम्मीद में रहेंगे। पूरा आपने सुना, और सुनने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे? इतना सब सुनने के बाद, इतने तमाम सवाल आपने उठाए और विपक्ष की मंशा पर ही प्रहार कर दिया कि विपक्ष खाम-खा के सवाल पैदा कर रहा, अभी तो बिल लागू भी नहीं हुआ है और ये तो 50 साल तक अब आ नहीं पाएंगे, इनका काम खत्म हो गया। मेरा तो ये मानना है, कोई भी बिल या कानून बनता है जो राष्ट्रहित में हो, उस पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए पूरे देश में, उसके बाद वो बिल इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। वो ये सरकार कभी करती नहीं है, नंबर 1। जहाँ तक आपका कहने मतलब जिनके लिए बिल लाती है, चर्चा न करके सीधे थोप देती है। होती है, ये पिछला देख चुके हैं, कई ऐसे बिल हुए हैं, वापस भी कुछ लिए गए हैं उसमें से, तो उसी तरीके से ये भी एक किया गया है। हमको नहीं लगता है ये जो बिल ला रही है, इसके पीछे इसकी मंशा क्या है। जैसा कि सब लोगों ने कहा है, कुछ अभी कहे गए हैं, उनके समर्थक हैं शायद, कि 50 साल तक विपक्ष आ ही नहीं सकता है। लगता कुछ ऐसे ही मंशा है, वरना ये सब इतनी उसमें ना होता। ये लोकतंत्र के मेरे हिसाब से सिद्धांतों के विपरीत है। कोई भी सरकार जो चुनाव के बाद बनती है, लोकप्रिय सरकार कही जाती है। अगर 5 साल के लिए सरकार चुनी जाती है, 5 साल में वो सरकार अपना जनमत खो देती है, अगर तो मध्यावधि चुनाव होते हैं बीच में, उसको गिर जाती है वो सरकार। तो ये कौन सी गारंटी है, ये बिल एक बार आ जाएगा, फिर बीच में कोई चुनाव नहीं होंगे, वह 5 साल ही सरकार चलेगी, भले ही कितनी लोकतांत्रिक हो या जनता के खिलाफ हो, जनता का विश्वास खो चुकी हो। भले वो तानाशाही करने लगे, लेकिन सरकार नहीं गिरेगी। कोई मतलब विश्वास अगर वो खो चुकी है, तो क्या 5 साल जनता उसको ढोएगी?
इसकी क्या करें? दुष्परिणाम है यानी कि उसके दुष्परिणाम होंगे। वही मैंने कहा कि ये लोकतंत्र के सिद्धांतों के विपरीत है और इसको ये थोपा। और जिस तरीके से हम चुनाव आयोग को देख रहे हैं, पिछले कई उससे देखा जा रहा है कई चुनावों में, तो उसके ऊपर ही सवालिया निशान है। लेकिन एक सवाल कह रहे हैं कि जब भाई सबकी सत्ता आती है, अभी मेरे पास सत्ता आई है, तो विपक्ष इतना हंगामा क्यों करता है? सत्ता हमको, जनता हमको चुन रही है, तो विपक्ष क्यों तमाम सवाल खड़े कर रहा? विपक्ष सवाल इसलिए खड़े कर रहा है कि आपका जो पिछला इतिहास है तो उसको देखते हुए आपकी मंशा पे उसको शक है, इसलिए सवाल खड़े कर रही है। खर्चे का जो कम होंगे ये तो एक बहाना है। हिंदुस्तान के पास कोई पैसों की अब कमी इस समय नहीं है कि वो चुनाव जैसे उस मामले में खर्चा उसका मतलब दिवालिया हो जाएगी सरकार, ये सब बेकार की बातें हैं। ये सबसे बड़ा ये है कि ये इस तरीके से जो चाहे वो तानाशाही सरकारें होंगी और वो 5 साल तक उसको जनता को ढोना पड़ेगा। देखिए, तानाशाही सरकारें होंगी, 5 साल तक जनता को ढोना पड़ सकता है। ये लब्बुलो आप निकाल रहे हैं। अगर ये बिल पास हुआ, इस तरीके की जो मंशा है भारतीय जनता पार्टी सरकार की, उसके दुष्परिणाम क्या हैं, क्या पड़ेंगे, ये बता रहे थे। अब बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जी हैं, उनसे महामंत्री जी आपके तमाम सवाल खड़े कर गए हैं, अध्यक्ष जी का क्या कहना है? भारत जैसे विकासशील देश में चुनाव पर भारी भरकम बजट खर्च होता है। कभी राज्य के चुनाव हो रहे हैं, कभी सेंट्रल गवर्नमेंट चुनाव हो रहे हैं और आचार संहिता लागू हो जाती है। उस दौरान विकास कार्य होते हैं, अलग अलग चुनाव, अलग अलग आचार संहिता, अलग अलग तमाम बाधाएं जो जनहित के काम प्रभावित होते हैं और अरबों खरबों का बजट रहता है। मैं समझता हूँ कि इसका ऐसे किसी कानून का या वन नेशन वन इलेक्शन का अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस पर विचार और चर्चा गंभीरता से होनी चाहिए। पार्लियामेंट हमारे देश की सर्वोच्च संस्था है, इसके थोपने वाली बात नहीं होनी चाहिए। इसके लाभ हानि पर गंभीरता से चर्चा पार्लियामेंट के मेंबर हमारे करें और निष्पक्ष रूप से अगर इससे देश के हित में तमाम इसके प्रावधान आते हैं, कैसे वो मैनेज करेंगे सरकार बताएगी पार्लियामेंट में कि कैसे वो करना चाहते हैं, क्या उनकी मशीनरी होगी, कैसे करेंगे। यही सवाल साथी उठा रहे हैं कि कोई भी बिल जब आता है तो कम से कम एक बार जिनके लिए लाते हैं आप, उसको अगर सार्वजनिक कर दें तो लोग उसका हित और अहित समझ सकें। दूसरा सवाल आपने उठाया कि पैसे की बचत होगी, तमाम पैसा खर्च होता है। सवाल इस बात का है, जो विपक्षी दल के लोग हैं, जो संसाधन विहीन होंगे, व्यवस्था विहीन होंगे और कई सालों से सत्ता में नहीं होंगे, तो कैसे प्रचार कर पाएंगे? आपके पास गाड़ियां होंगी, आपके पास तमाम संसाधन होंगे, आपके लिए मशीनरी भी लग जाती है। प्रधानमंत्री जी आते हैं, जब रैली होती है, क्या कुछ होता है। और विपक्ष के नेता के लिए क्या होता है, उसका एक तंबू कनात भी लगने में तमाम दिक्कतें होती। तो वो खड़ा कहाँ होगा विपक्ष, ये बताइए जरा। ये सब तर्कहीन बातें हैं, इनमें कोई दम नहीं आपकी बातों में। मतलब चुनाव आज भी जो पूर्व में सत्ता में रही हैं सरकारें, उनके पास इतना चुनाव कैंडिडेट को खड़ा करने जितना पैसा देते हो, तो आज तक जो सत्तारूढ़ पार्टी वो भी पैसा नहीं देती कैंडिडेट को, मैं देखता चला रहा हूँ। ऐसा कतई नहीं है, सबके पास संसाधन है, बहुत न्यूनतम बजट है चुनाव प्रत्याशी लड़ने का। ये सब चीज़ें नरगल हैं। और मैं ये देख रहा हूँ कि राजनीति में जो भी हैं, चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में आज की तारीख में हो, सबको मैं समझता हूँ देश के संसाधनों पर इन राजनीतिज्ञों का एकाधिकार बनता चला जा रहा है, कोई भी हो। इसलिए ये सही सवाल है, एकाधिकार वाला। एकाधिकार बनता तो अभी किसका बना हुआ है? नहीं, पहले भी था और आज भी है, तब बना हुआ है। पहले तो था। हाँ। तो आप नकल उनकी क्यों कर रहे हैं? अधिकार की इतनी तकलीफ भूख है, सत्ता भोग चुके हैं, इतनी भूख है कि इनकी व्यवस्था में अच्छा ही वो लाना नहीं चाहते। भूख कायम है। लेकिन पहले वालों में जो सत्ता का सुख भोगे हैं, इतना तमाम उदाहरण हैं, वो सत्ता से दूर होने के कारण जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं, गुमराह करने का काम कर रहे हैं, और ताकि कोई सही व्यवस्था देश में लागू न हो पाए, इसके लिए तमाम षड्यंत्रकारी काम इस समय विपक्ष के लोग कर रहे हैं। तो सर, आपकी इतनी भारी भरकम सरकार, सब जगह सरकार है, और उनका षड्यंत्र कैसे सफल हो पाएगा? कि तमाम जात पात की बातें लगाकर समाज को बांट करके, जैसे हमारे अंग्रेज करते रहे, इस तरह के काम कुत्सित प्रयास जो कभी नहीं हुए इस देश में। संविधान जो बन गया उसमें जो आरक्षण था वो बात वहाँ तक सही थी, लेकिन आज की तारीख में वो फिर वो जिन्न बाहर लाया जा रहा है कि जात समाज को बांटने की बातें की जा रही है, बिल्कुल गलत है। ये का जवाब बिल से है, उनके जिन्न का जवाब बिल से है।
ये तो एक अच्छी सकारात्मक पहल है, लेकिन इस तरह की घटिया सोच की बातें समाज में जो हो रही बहुत अफसोसजनक है। जात और धर्म की बातें नहीं होनी चाहिए, देश के विकास की बातें होनी चाहिए। और अब भी हम विकासशील दुनिया में अब भी हम पिछड़े हैं कई मामलों में, इसलिए हमें आर्थिक हितों को ध्यान देना चाहिए। तो देखिए ये तर्क है और आपका कहना है कि बिल को लेकर जो तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं वो गलत सवाल हैं। ये बिल सही मायने में सही है, लेकिन पहले आपने सुने होंगे तमाम सवाल खड़े किए जा रहे थे और भी तमाम अधिवक्ता साथी हैं, उधर चलते हैं और ज़रा सा बातचीत करते हैं, उनसे भी जानकारी जुटाते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। तो चलिए, हाँ बताएं क्या कहना है। अली खान, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बार सीतापुर। ऐसा है कि ये बिल जो सरकार लाई है उसकी बहुत सोची समझी रणनीति है ये कि हमको जो है शासन बिल्कुल चाइना की तरह करना है। एक आदमी चलाए देश को, एक देश एक दिन इलेक्शन, एक ही राजा भी होएगा। फिर ये उस धार पे जा रहा है। इसमें सोच जो है हमको लगती है ऐसा ही कुछ है। और रही बात इलेक्शन निष्पक्ष तो अलग अलग इलेक्शन होंगे तभी हो पाएगा, वरना एक साथ 12 वोटें गिनना हो बड़ा मुश्किल होएगा काउंटिंग कर पाना कि कौन जीत रहा कौन हार रहा, पहचान नहीं पाएगा। आदमी बाहर कर दिया जाए, कहीं सब गिनती हो जाए तब आना। जिसको चाहेंगे जैसे चाहे गड्ढा भर वोट हैं, हर पद के अलग अलग, विधायक का अलग, राज्यसभा फलाने सब एक साथ वन नेशन, फिर सभी इलेक्शन एक साथ होंगे। पहले भी पंचायत के चुनाव में एक साथ चुनाव होते थे, तब तो गिनती आपके बैलेट पेपर से होती थी, अब ईवीएम से होती है। तो ऐसे में तब सवाल नहीं उठते थे, अब क्यों सवाल उठ रहे हैं? तब जनता कम थी, तब गिनती हो जाती थी। आज जनता ज़्यादा है तो ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन हम कहते हैं हमारा हर इलेक्शन ईवीएम से हो, मशीनरी सही हो। और काम चुनाव आयोग का है, कोई देश भर के नेता या अधिकारी नहीं करेंगे कि काम रुक जाएंगे, विकास रुक जाएंगे, कुछ नहीं। चुनाव आयोग एक विभाग बना हुआ है देश में, वो कराएगा चुनाव, कराता रहे, जिंदगी भर कराते रहे, साल भर 5 साल कराता रहे। कोई दिक्कत किसी जनता को नहीं इससे है। जनता नेताओं को परेशानी कि हमारी पार्टी कैसे निकलेगी। इनका कहना अगर 3 चुनाव हुए और 45 दिनों की अधिसूचना लागू होती है, ऐसे में विकास कार्य रुक जाते हैं, तो वो एक बार चुनाव हो जाएंगे तो एक बार ही अधिसूचना लागू करनी पड़ेगी। नहीं, वो कोई ज़रूरत नहीं उसकी है, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव एक साथ नहीं हो पाएगा इस देश में। वो व्यवस्थाएं हैं नहीं यहाँ देश में अभी, उसके लिए बहुत इंतज़ाम करना पड़ेगा। हम तो कहते हैं कि बूथ बन जाए, कोई आदमी किसी स्कूल में वोट डालने भी न जाए, इतनी व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए। व्यवस्था आपके पास है नहीं, आप बिल ले आए हैं, बिल का रीज़न और आपकी सोच जो है आगे दूरगामी पर उसकी जो सोच है वो सामने नहीं आई है। जनता में उसका डिस्कशन नहीं हुआ है। संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि वन नेशन वन इलेक्शन। ये अपनी तरफ से सत्ता लाई है, सत्ता पक्ष के लोग लाए हैं और उसको लागू करना चाहते हैं, थोपना चाहते हैं। तो ये चीन जैसा राज करना चाहते हैं। चीन जैसा राज करना चाहते हैं कि जैसे एक क्षेत्र एक पार्टी ही शासन करती रहे देश में, दूसरी पार्टी ना आने पावे। तो देखिए, इनका अपना तर्क है, इनका कहना है कि इसके पीछे जो भारतीय जनता पार्टी सरकार की मंशा है वो ये है कि चीन में जो कुछ हो रहा है, एक के हाथ में पूरी सत्ता है, वैसे ही भारत में भी वही राज्य लाने का प्रयास हो रहा है। क्या कहेंगे, आपने क्या समझा? सबका निचोड़ बताइए। वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात है, जो ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल तो ठीक है, लेकिन समस्या इस विषय की आती है कि जो अभी हमने देखा चुनाव आयोग का रोल, जो चुनाव आयोग का रोल है, जिस पारदर्शिता से चुनाव आयोग को भी अपनी सहभागिता निभानी चाहिए, चुनाव आयोग निभा नहीं पा रहा। कहीं न कहीं सत्ता के दबाव में आकर विपक्ष की बात को इग्नोर कर दे रहा है। लोकतंत्र स्वच्छ चले और अच्छा लोकतंत्र रहे, इसके लिए विपक्ष का मजबूत होना भी बहुत आवश्यक होता है। जो विपक्ष ने सवाल उठाए हैं उन पर भी गहनता से विचार होना चाहिए। और ये पूरे देश की जनता के लिए बिल लाया जा रहा है, तो देश की जनता से भी इस पर चर्चा होनी चाहिए कि हम आपके लिए ये बिल ला रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि जैसा आशंका अभी जब जिस स्टेट में जिसकी सरकार होती है उस स्टेट का इलेक्शन कमीशन उसी के इशारे पे काम करता। अभी हमने देखा उपचुनाव चल रहे थे, काफ़ी मीडिया चैनल्स पे न्यूज़ दिखाई जा रही थी कि विपक्ष के लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा, कहीं रास्ते खोद दिए जा रहे हैं, कहीं उनके नेताओं के घर दबिश दी जा रही। तो ऐसे स्वच्छ इलेक्शन कैसे हो पाएंगे? अगर इसकी बढ़त बनी वन नेशन वन इलेक्शन में, जिसकी माना कि केंद्र में सरकार हुई और इसी तरह का अगर इन्होंने कार्य किया,
तो ये फिर काबिज होते चले जाएंगे, विपक्ष को एकदम खत्म कर देंगे। यदि विपक्ष खत्म होता, विपक्ष की एक अपनी भूमिका है, यदि विपक्ष को बहुत कमज़ोर कर देंगे उस दिन मेरा मानना है देश स्वयं में कमज़ोर हो जाएगा। आपके मंशा अनुसार जो आप कह रहे हैं, बिल का मकसद विपक्ष को मिटाना, कमज़ोर करना है। बिल का मकसद जिस नियत से ला रहे हैं, जो इनके पूर्वोक्त बिल रहे उस पर भी इनको पीछे हटना पड़ा। ये कोई भी काम करते हैं तो रात में सोचते हैं, सुबह लागू करने की सोच लेते हैं। रात में इनको सपना आता है कि हमको ये लाना है, सुबह उसका इम्प्लीमेंट करने लगते हैं। किसी भी बिल को या व्यवस्था को लाने के लिए उस पर काफ़ी परिचर्चा होनी आवश्यक होती है, उसके गुण दोष जानना बहुत आवश्यक होता है। तो ये बड़ी चर्चा का विषय है। मेरा मानना है कि इस पर ज़्यादा विस्तृत चर्चा कराई जाए, उसके बाद ही इस पर आगे कोई कार्य किया जाए। देखिए, सदन में चर्चा हो रही है और लेकिन अब बुद्धिजीवी वर्ग क्या सोचता है, इसलिए आई इंडिया की टीम सीतापुर के बार एसोसिएशन में तमाम अधिवक्ताओं से बातचीत कर ये जानने का प्रयास किया कि आखिर इस बिल को लेकर वो क्या सोचते हैं। तो आपने सुना होगा, एक तरफ इस बिल की तारीफ़ें की जा रही तो दूसरी तरफ बड़े सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं, और वो ऐसे सवाल हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इतिहास को उठाकर दिखाया जा रहा है कि उनके सरकार के कार्यकाल में जो बिल लाए गए उन बिल का असर क्या हुआ, उसको भी भारतीय जनता पार्टी देखे, और बिल लाते समय भारतीय जनता पार्टी करती क्या है। जिसके लिए बिल लाती है उसको पता ही नहीं होता है, सीधे सदन में ले आया जाता है और उसके बाद क्या उसके दुष्परिणाम होते हैं। फिर कई बिलों पर भारतीय जनता पार्टी को पीछे भी हटना पड़ता है, यहाँ तक कि लोगों को लगता है कि सरकार की मंशा सही नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग पर बड़े सवाल इधर लगातार खड़े हो रहे हैं। ऐसे में जब ये बिल पास होगा तो जो भारतीय जनता पार्टी सरकार की मंशा है वो आयोग कहीं न कहीं उसके लिए ज़रूर काम करता नजर आएगा। ऐसी संशय, ऐसे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन चूंकि अभी बिल सिर्फ सदन में आया है, पेश हुआ है, अब इस पर चर्चा शुरू हुई है और इसके बाद कई विपक्ष के लोग जो सवाल खड़े कर रहे हैं, देखते हैं इसका नतीजा क्या निकलता है। जब बिल पास होगा या नहीं पास हो पाता है, इस पर भी नज़र रहेगी। लेकिन कुछ कुल मिलाकर सरकार की मंशा को लेकर सीतापुर के तमाम बुद्धिजीवियों ने सवाल उठाए हैं, और चूंकि बिलों पर सवाल उठते रहे हैं, ऐसे में सरकार को सोचना जरूर होगा। अब इस पर विपक्ष कितना धार दे पाता है, कितना हंगामा करता है, ये भी देखना होगा, और सरकार अपनी मंशा में सफल हो पाती है कि नहीं, इस पर भी नजर रहेगी। सीतापुर से अपने सहयोगी हसन गोगा के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।